हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा पालीवाल करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, टॉपिक शुरू किया था हमने भारत का भौतिक विभाजन। इसमें हमने भारत को मुख्य भागों में विभाजित किया और फर्स्ट भौतिक भूभाग लिया था हमने इसका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हमने 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन का दूसरा भाग, जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है वो मुख्य रूप से नदियों से निर्मित है, जिनमें प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, और सतलज। इसे हम सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान भी कह सकते हैं। उत्तर के विशाल के मैदान को बनाने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इनके साथ बहने वाली इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो बहकर उत्तर के विशाल के मैदान को बनाती हैं, जिसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर के विशाल के मैदान को गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ निर्मित करती है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर के विशाल के मैदान को पढ़ने के लिए हम इसका विभाजन 2 भागों में करते हैं। इसका प्रथम विभाजन हम करते हैं भौगोलिक रूप से, दूसरा हम इसका विभाजन करेंगे प्रादेशिक रूप से। भौगोलिक रूप से हम उत्तर के विशाल के मैदान को निम्न भागों में बांटेंगे: बाबर, तराई, जलोढ़ निर्मित क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और जलोढ़। जलोढ़ 2 प्रकार के होते हैं, खादर, और दूसरा हम पढ़ेंगे बांगर। अन्य क्षेत्रों में रेह, बूढ़। रे को हम एक अन्य उपनाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं कलर, रे या कलर। इन सब का अर्थ क्या है, इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार आप इसके पाठ देख लें। भौगोलिक रूप से उत्तर के विशाल के मैदान को हम बाबर क्षेत्र, तराई, जलोढ़, जिसमें खादर और बांगर, रेह, कलर और बूढ़, इन भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। प्रादेशिक रूप से हम इस विशाल मैदान को 3 भागों में पढ़ेंगे: सतलज का मैदान, सतलज नदी का मैदान। दूसरा उपभाग पढ़ेंगे हम इसी में गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी का मैदान। और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम जो प्रादेशिक रूप में इसका विभाजन पढ़ते हैं वो हम पहले देखेंगे। प्रादेशिक विभाजन में हमने सबसे पहले पढ़ा सतलज। सतलज नदी जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, इस कारण से इस मैदान को
सिंधु नदी का मैदान नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसलिए यह क्षेत्र 5 दोआब क्षेत्र में भी बनाता है। 5 नदियों के दोआब वाले क्षेत्र से मिलकर बनता है। इसमें मुख्य रूप से प्रदेशों में हम देखें अगर पंजाब, हरियाणा, और दिल्ली वाला क्षेत्र जो है वह हम शामिल करेंगे सिंधु सतलज के मैदान में। दूसरा हम पढ़ते हैं गंगा नदी का मैदान। यही देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया फर्स्ट सतलज नदी का मैदान। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये वाला पूरा क्षेत्र जो आएगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। दूसरा हम पढ़ेंगे गंगा नदी के प्रवाह वाला क्षेत्र, जिसमें गंगा और उनकी सहायक नदियां प्रवाहित होती है और उस क्षेत्र में मैदानों का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में जिले आते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, झारखंड, और ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र जो होता है वो बनता है ये वाला क्षेत्र। यहाँ से फिर ये नदियाँ पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये अरब सागर। सिंधु नदी और उसकी सारी सहायक नदियाँ जो सतलज नदी है और अन्य 5 नदियाँ, ये सब आकर गिरती है अरब सागर, और ये वाला सारा मैदान बनाने वाला कार्य इन नदियों का है, वो कहलाता है सतलज का मैदान। दूसरा गंगा नदी जो गंगोत्री हिमनद से निकलकर इन मैदानों में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ये सारी नदियाँ इसमें आकर मिलती है और इस क्षेत्र को मैदानी रूप प्रदान करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसको हम विस्तार से नदियों के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बार मैदान से समझ लें कि ये नदी इस क्षेत्र से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का एकमात्र नदी द्वीप बनाती है, मोजुली द्वीप। विश्व का एकमात्र नदी द्वीप बनाने वाली सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना गया है और वो भारत में है। ठीक, इस प्रकार से हमने इसका पढ़ लिया प्रादेशिक विभाजन। अब हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक रूप से हम पढ़ चुके हैं भाबर, तराई, जलोढ़, जिसमें खादर और बांगर, रेत, कलर और वुड। आप इसमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हमने जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश इसका प्रथम विभाजन पढ़ा था, उसमें जब हमने 4 पर्वत श्रेणियां पढ़ी तो चौथी पर्वत श्रेणी थी शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक के दक्षिण से कौन सा भाग शुरू होता है? उत्तर का विशाल मैदान। तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, इसके जैसे पर्वत श्रेणी से किसी नदी का उद्गम और उसका आगे मैदानी क्षेत्र में बहाव। अब हम उन भौगोलिक रूपों को पढ़ेंगे। ये है नदी। नदी और जल के स्वभाव से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आप जानते हैं कि नदी जब पर्वतीय प्रदेशों से निकलती है या फिर नदी अगर किसी भी क्षेत्र से निकलेगी, जल अगर कहीं से भी प्रवाहित होगा तो वह उस भूमि का क्या करेगा? कटाव। और जब कटाव करेगा तो उसके साथ क्या लेकर बहेगा? मृदा, उस क्षेत्र में उपस्थित कंकड़, पत्थर। तो इस प्रकार जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से तेज गति से तीव्र वेग से बहती है तो अत्यधिक वेग के कारण उनका कटाव भी अधिक होता है, और अधिक कटाव होने के कारण अपने साथ मृदा, कंकड़, पत्थर, पर्वतीय प्रदेशों से बड़ी बड़ी चट्टानें आदि अपने साथ बहाकर लेकर आती है। जब वह बहाकर जब शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में पहुंचती है, यानी पर्वत से जब नीचे उतरती है, तब अपने साथ बहाकर लाए हुए बड़े बड़े कंकड़,
पत्थर, चट्टाने क्या करेगी? तीव्र वेग तो ढलान के कारण था, लेकिन मैदान में आने के कारण वेग कम हो जाएगा और वेग की कमी के कारण इन कंकड़ और पत्थरों को आगे ले जाने में असमर्थ हो जाएगी और इनका बिछाव यहीं हो जाएगा। जब बड़े बड़ी चट्टाने और कंकड़ पत्थरों का बिछाव यहाँ हो गया तो फिर नदी जल क्या होगा? इन कंकड़ पत्थरों के नीचे होकर बहना प्रारंभ हो जाएगा। यह क्षेत्र कहलाएगा बाबर। बाबर क्षेत्र कौन सा है? जब नदियाँ अपने तीव्र वेग के कारण ढलान के यहाँ से पर्वतीय प्रदेशों से कटाव कर कर बड़ी बड़ी चट्टानें और कंकड़ पत्थर अपने साथ लाती है, अपने वेग में कमी के कारण उसे रास्ते में बिछा देती है और नदी जल उसके नीचे विलुप्त हो जाता है, वह क्षेत्र कहलाता है बाबर। जब नदी कुछ आगे तक विलुप्त अवस्था में ही चलती है, बाबर में क्या होगा? नदी जल विलुप्त। जब नदी आगे चलेगी तब क्या होगा? इन कंकड़ पत्थरों से नदी पुनः बाहर की ओर धरातल पर आ जाएगी, क्योंकि निक्षेप तो यहीं रह चुका है। तब यह क्षेत्र जहाँ नदी जल वापस पुनः धरातल पर नजर आना शुरू हो जाता है, यह क्षेत्र कहलाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में जल बाहर की ओर निकलकर आ जाता है और धरातल पर प्रवाहित होता है। तीसरा क्षेत्र हमने इसमें देखा था जलोढ़। जलोढ़ प्रदेश वह क्षेत्र होते हैं जब नदी अपने साथ मिट्टी का कटाव करके लाती है और अपने मुहाने पर, अपने किनारों पर बारीक कणों के रूप में बिछा देती है। यह जो मृदा होती है वह उपजाऊ होती है। इस जलोढ़ क्षेत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। इन रेतीले कणों को हम दो नामों से जानते हैं। पहला खादर, दूसरा बांगर। जलोढ़ का अर्थ तो आप समझ चुके हैं कि नदी जब अपने साथ मिट्टी का कटाव कर रही है तो वह अपने मुहानों पर, किनारों पर उस मृदा को बिछाते हुए चल रही है, वह क्या कहलाएगा? जलोढ़, जो उपजाऊ मृदा का एक उदाहरण है। इसे हम पुनः दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। नदी जब प्रतिवर्ष अपने साथ बहाकर लाया हुआ अवसाद बिछा रही है, वह क्षेत्र तो कहलाएगा खादर, जो नदी के समीप स्थित भाग होता है। और बाढ़ या किसी विशेष परिस्थिति के कारण जब नदी जल अपने क्षेत्र से दूर दूर तक फैलता है और अपना अवसाद बिछाता है और प्रतिवर्ष यह कार्य करने में वह असमर्थ रहता है, नदी के दूर, नदी से दूर स्थित जो जलोढ़ है वह कहलाएंगे बांगर। नदी के समीप जो अवसाद स्थित है वो क्या कहलाएंगे? खादर, जो प्रतिवर्ष नदियां बिछा रही है और यह प्रतिवर्ष नहीं बिछा पाती। इस प्रकार से हम भौगोलिक रूप से इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में पढ़ चुके हैं। प्रथम बाबर, सेकंड पढ़ा हमने तराई और थर्ड पढ़ा हमने जलोढ़। अब दो उपनाम बाकी और रह रहे हमारे इसके। एक हमने देखा था रेह या कल्लर। रेह या कल्लर ऐसे क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की अधिकता के कारण जब धरातल पर नमकीन परत बिछ जाती है, वह क्षेत्र कहलाते हैं रेह या कल्लर। नमकीन परत का धरातल पर नमकीन परत का बिछ जाना। लास्ट हमने एक नाम और देखा है जिसको हमने नाम दिया बूढ़। बूढ़ वाला क्षेत्र वह क्षेत्र है, ये तो हम जान चुके हैं कि जब जल बह रहा है तो वो क्या कर रहा है? कटाव कर रहा है। मृदा है तो मृदा को ले जा रहा है, पत्थर, कंकड़, चट्टानें सबका अपने साथ कटाव करके ले जा रहा है। पर जब मृदा की ऊपरी परत का बहाव हो जाता है, मृदा का अनावरण हो जाता है और उस अनावरण के कारण शेष बच जाती है भूमि। मृदा अनावरण के कारण कंकरीली भूमि, कंकरीली पथरीली भूमि जो बचती है वह कहलाती है बूढ़ के नाम से।
इस तरह से आप उत्तर के विशाल मैदान को 2 भागों में बांटकर पढ़ चुके हैं। उसका प्रादेशिक विभाजन जिसको हम कहेंगे गंगा का मैदान, सतलज का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। फिर हमने पढ़ा इसका भौगोलिक विभाजन जिसको आप इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। भाबर, तराई, जलोढ़, खादर, बांगर, रेय कलर और बूढ़। इस प्रकार हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चरण को पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।